अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 17 के ऊपर। सेक्शन 17 इसका ये बोलता है कि कौन से सर्कमस्टांस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये माना जाएगा कि फ्रॉड कमिट हुआ है। ओके, 1 से लेके 5 तक जो आप देखोगे ना, वहां पे अलग अलग इंस्टेंसेस दिए हुए हैं जहां पे हम मान लेंगे कि फ्रॉड कमिट हुआ है। एंड ऑब्वियसली अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड कमिट हुआ है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। इस सेक्शन 19 में गिवन है। ओके, इसका हम क्लॉज 1 देखते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with the intent to deceive another party thereto of his agent or to induce him into a contract. The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. यानी कि अगर एक पर्सन है, सपोज ए एक पर्सन है, इन्होंने इनको पता है कि इनका जो घोड़ा है, जो इनका हॉर्स है, वो अनसाउंड है। ओके, ही नोज दैट इज हॉर्स इज अनसाउंड, फिर भी इन्होंने उस घोड़े को बी को बेच दिया है। और उस ए ने ये चीज भी बोली है कि ये जो घोड़ा है ये एकदम साउंड है, एकदम इसका दिमागी हालत एकदम ठीक है। झूठ बोला उसने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ए ने फ्रॉड कमिट किया। ओके, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है बी हमारा वो वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ओके, इसका क्लॉज 1 यही बोलता है। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। ये बोलता है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अब मतलब सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं हम घोड़े वाला, कि ए को पता है कि उसका घोड़ा जो है वो अनसाउंड है। ओके, और इस चीज को जब बी ने पूछा ए से कि आप मेरे को बताओ दैट वेदर योर हॉर्स इज साउंड और अनसाउंड, यहाँ पे ए बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। he just tries to take this topic another way, वो टॉपिक को घुमाने की कोशिश करता है। ओके, अब यहाँ पे अगर वो चीज नहीं बताता है, इफ इज नॉट टेलिंग दिस पार्टी कि ये साउंड नहीं है, अनसाउंड है, अगर ये चीज नहीं बोलता है तो फ्रॉड कमिट हो गया है। और अब आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर हो जाता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। इसका जो थर्ड है वो ये बोलता है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ओके, अगर एक ऐसा प्रॉमिस एक पर्सन ने कर दिया है जो वो परफॉर्म करने का दम ही नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 200 किलो एप्पल्स 200 किलो एप्पल्स जो है बी को जाके दे देगा, और उसके बदले ऑब्वियसली बी बोलता है कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे दूंगा उन 200 किलो एप्पल के बदले। अब यहाँ पे ए के पास कैपेसिटी ही नहीं थी कि 200 किलो एप्पल्स वो कहीं से लेके आ सकता है। उसके पूरे के पूरे शहर में एप्पल्स उगते ही नहीं है। ओके, ना वो बाहर से मंगवा सकता है। अब यहाँ पे एक कोई चीज पहले से ही पता था कि मैं इसका जुगाड़ नहीं कर सकता एप्पल्स का, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे ए ने फ्रॉड कमिट किया है। ओके, एंड ए एंड बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। कौन करवाएगा इसको? बी। बी के पास पावर है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है सेक्शन 19 के अंडर। अब हम आते हैं इसके फोर्थ के ऊपर। ये बात करते हैं एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी कि इन जो हमने सिचुएशंस पढ़ी है इनके अलावा कोई और सिचुएशन जिनके थ्रू फ्रॉड कमिट हो रहा है तो भी आप उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। फिफ्थ, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी कि अगर कोई एक्ट ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, जो कि बोलता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट्स फ्रॉड होते हैं, एक्ट खुद से ही लिख रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो चीज़ें कमिट हो रही हैं तो मान लिया जाएगा कि फ्रॉड कमिट हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको वॉइड डिक्लेयर आप करवा सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये बोलती है दैट मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself
इक्विवेलेंट टू स्पीच। जो इसकी इलस्ट्रेशन ए है, इलस्ट्रेशन ए जो है वो डील करती है हमारी एक्सप्लेनेशन से। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको हम रीड करते हैं ए को, दैट ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। मतलब ए एक घोड़ा बेच रहा है और ए को पता है कि वो घोड़ा पागल है, अनसाउंड है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस। ए कुछ बोलता नहीं है बी को कि मेरा घोड़ा जो है वो साउंड माइंड का है या फिर नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता बी को वो। ओके, दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए। यहाँ पे ए जो है वो फ्रॉड कमिट नहीं कर रहा है, बिकॉज ना ही बी ने उससे कुछ पूछा और ना ही इन्हें बताया। यहाँ पे एक्टिव एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है। जब हमने एक्टिव कंसीलमेंट का एग्जांपल देखा था तो वहां पे आई टोल्ड यू कि बी ने स्पेसिफिकली ए से पूछा था कि आपका घोड़ा जो है वो साउंड है या फिर अनसाउंड है। अगर पूछने के बाद भी वो नहीं बता रहा है, उस केस में तो हम मान लेंगे कि फ्रॉड कमिट हुआ है। लेकिन अगर पूछा ही नहीं, बी ने अगर पूछा ही नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि फ्रॉड कमिट नहीं हुआ है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 के ऊपर, जो कि बात करता है मिसरिप्रेजेंटेशन की। अब आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या होता है। ये चीज समझ लोगे तो सेक्शन 18 आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, फ्रॉड में ये चीज बोली गई है, अगर फ्रॉड कमिट हो रहा है तो ये चीज हो रही होती है कि एक पर्सन को पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसको पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में जो रॉन्गफुल इंटेंशन है वो मिसिंग होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी डीलर है, ओके, एंड वो प्रॉपर्टीज दिखाता है बी को। बी वांट्स टू परचेज अ हाउस एंड ए उसकी हेल्प कर रहा है, प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। अब एक प्रॉपर्टी ए ने उसका ऐसा डिस्क्रिप्शन किया है कि उसकी जो बालकनी है ना, उससे पूरे का पूरा शहर दिखता है। एक्चुअली में शहर नहीं दिखता पूरे का पूरा उस बालकनी से, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ये चीज बोलता है बी को। ओके, एंड उस बेसिस पे बी ने घर खरीद लिया। अब यहाँ पे ए कोई चीज पता ही नहीं थी, ए ने गलती से ये चीज बोल दी थी। उसने जानबूझ के ये चीज नहीं बोली कि यहाँ से पूरा शहर दिखता है, उसको इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, गलती से उसने बोल दिया। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। ये फ्रॉड नहीं हो रहा है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज इंटेंशन गलत नहीं थी एक ही। ओके, तो बस यही डिफरेंस है सेक्शन नंबर 17 और 18 में, और बाकी जो है वो पूरा 18 ऑलमोस्ट सेम है 17 की तरह। बस आपको इसमें यही चीज समझनी है। इसको हम रीड कर लेते हैं। Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। तो यानी हमारे एग्जांपल में जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मेक करी है, उसने चीज खुद से जाके बोली कि हाँ यहाँ से बालकनी से पूरा शहर दिखता है, तो उसने पॉजिटिव स्टेटमेंट मेक करी है, जो कि उसको श्योर ही नहीं था कि वो सही है कि गलत है। एंड उस बेसिस पर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया देन वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए एंड बी वो वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है सेक्शन नंबर 19 में। ओके, अब इसका क्लॉज 2 देखते हैं। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to prejudice or to the prejudice of the one claiming under him। okay, मतलब आपको किसी को धोखा देने की आपकी इंटेंशन नहीं थी, बट फिर भी आपने एक एडवांटेज गेन कर लिया है। भाई प्रॉपर्टी डीलर वाले एग्जांपल में उसकी धोखा देने की कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने प्रॉपर्टी बिकवा दी और कमीशन अपने पास रख ली। ओके, अब ये जो चीज़ है ये हम फ्रॉड में नहीं गिनेंगे, हम ये गिनेंगे सेक्शन नंबर 18 के क्लॉज 2 में भी ये सेम चीज़ बोली है। अब क्लॉज 3 क्या बोलता है इसका? कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। ओके, यानी कि अगर आपने कोई इनोसेंट मिस्टेक भी कर दी है, इनोसेंट मिस्टेक भी आपने कर दी है, जानबूझ के नहीं करी है, तो भी मिसरिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर वाला एग्जांपल है।
ओके, सो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 18 says. अब हम आते हैं इसके सेक्शन 19 पे, जो कि बात करता है voidability ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट. अब इसमें ये चीज बोली है कि अगर फ्रॉड हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रही है, कुवर्जन हो रहा है, ओके, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है. तो यही मतलब है वॉइडेबल का. वॉइडेबल का मतलब दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड. ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए सेक्शन 19 का. जो आपको मैंने वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस बताया था, आपको बस यही याद रखना है. ओके, फ्रॉड, कुवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो प्रीलिम्स में क्या टिक करोगे? यू विल टिक दैट वॉइडेबल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट. जहां पे भी तीन चार चीजें मैंने आपको बोली वो हो रही हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. अब हम आते हैं इसके सेकंड पैरा के ऊपर. इसका सेकंड पैरा ये बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने जानबूझ के एक चीज छुपाई है बायर से, कि ए प्रॉपर्टी डीलर है कि उन्होंने जानबूझ के एक चीज छुपाई है बायर से कि किचन जो है उसमें चिमनी लगी हुई है. चिमनी होती है ना जो धुएं को बाहर खींचती है किचन से, तो इन्हें चीज झूठ बोल के बोली है. अब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है, वो घर को खरीद भी लेता है. बी यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में जो चिमनी वाली बात है, वो बी जो है ए को बोल सकता है कि अब जो है चिमनी आप लगा के दो, क्योंकि आपने मेरे को ये पहले बोला था ये चीज कि है, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, एंड अब आप मेरे को चिमनी लगा के दो किचन में. ओके, तो ये चीज जो है बी बोल सकता है ए को. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है सेकंड पैरा. ओके, अब हम आते हैं एक्सेप्शन पे. इफ सच कंसेंट was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the parties whose consent was so caused had the means of discovering the truths with ordinary diligence. Okay, अब फॉर एग्जाम्पल वही वाला जहां पे ए ने क्या किया, एक पर्सन जिसके पास घोड़ा है उसने बी को घोड़ा बेच रहा है, और ए ने कुछ बताया नहीं कि घोड़ा साउंड है या फिर अनसाउंड है, बट एक्चुअली में वो घोड़ा अनसाउंड होता है. ना ही बी ने पूछा ना ही ए ने बताया. अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, बिकॉज बी के पास पूरी की पूरी पावर थी यहाँ पे कि वो चेक करता उस घोड़े को कि वो साउंड है या फिर अनसाउंड है. बी के पास सारे के सारे मीन्स थे यहाँ पे, स्टिल अगर उसने चेक नहीं किया तो वो उसकी गलती है, एंड अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकता. अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर. एक्सप्लेनेशन इसका ये बोलता है कि अगर सपोज ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, ओके, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन के ऊपर. बी जो है उस फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है. ओके, सपोज ए ने एक चीज बोली है, एज अ प्रॉपर्टी डीलर उसने बोला है कि घर में तीनों चारों जगहों से जो है हवा आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है. अब एक्चुअली में इतना अच्छा वेंटिलेशन था नहीं, वेंटिलेशन ठीक ठाक था लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था जितना एक क्लेम कर रहा था. ओके, लेकिन बी ने इस चीज के ऊपर रिलाई नहीं किया घर खरीदते टाइम. बी बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि घर में वेंटिलेशन कैसी है, मुझे तो घर चाहिए ही चाहिए. ओके, अब जो इन्हें फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट बोली है बी को, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बी के ऊपर घर खरीदने में. ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है बी वो वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकता है, बिकॉज उसको फर्क ही नहीं पड़ता था कि घर में वेंटिलेशन कैसी आती है कैसी नहीं आती. तो इवन ये फ्रॉड कमिट हो भी रहा है यहाँ पे, तो भी उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ही स्टिल परचेसेस दैट हाउस. ओके, सो दैट इज व्हाई अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकता. तो यही हमारा सेक्शन 19 बोलता है. अब हम आते सेक्शन नंबर 19A पे. अब देखो, आपने जब सेक्शन 19 पढ़ा था ना, वहाँ पे फ्रॉड, कुवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन इनकी बात करी गई थी. ओके, बट वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात नहीं करी गई थी. सेक्शन 19 ने अलग से सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है. यही सेक्शन नंबर 19A बोलता है. एंड सिमिलर रूल है एकदम है, जैसे 19 सेक्शन 19 में देखा था ना हमने, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रूल है ये वाला भी.
बट यहाँ पे बस बात करी गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 20 के ऊपर। सेक्शन 20 क्या बोलता है? सेक्शन 20 बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओके यहाँ पे बी शिप का ओनर है और ए के पास कार्गो है, ए के पास बहुत सारा सामान है जो उसको बी के शिप में भिजवाना है, एंड ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ ए अपना सामान को लेके आएगा और बी के शिप में डाल देगा, ओके लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से जब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे थे दोनों, तब दोनों ही पार्टीज को ये चीज़ नहीं पता थी कि जो बी की शिप है वो खराब हो चुकी है, वो इट्स नो लॉन्गर इन वर्किंग कंडीशन, ओके दोनों पार्टीज को इसके बारे में नहीं पता था। हियर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दोनों पार्टीज को एक गलत फहमी थी कि शिप इज इन वर्किंग कंडीशन, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सेक्शन 20 बोलता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है दोनों पार्टीज को, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। मतलब यहाँ पे पार्टी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए, ये शुरू से ही वॉइड है, ओके तो यही चीज हमको समझनी है दैट इन सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वॉइडेबल नहीं वॉइड। आई एम एम्फसाइजिंग अपॉन दिस थिंग बिकॉज ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं बच्चे कि मिस्टेक, इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, उसको भी वो लिख देते हैं कि इज वॉइडेबल, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ये बोलता है दैट एन एरोनियस ओपिनियन as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to matter of fact. Suppose ए को लगता है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके कि ए विल गिव 200 kgs ऑफ 200 kgs ऑफ एप्पल टू बी और बी उसके पैसे देगा ए को, सपोज 2 लाख रुपए, ओके अब ए को लग रहा था कि 2 लाख रुपए का अमाउंट जो है ये 2 लाख नहीं, ये है 1.5 लाख। ए को गलती से लग रहा था कि 1.5 लाख का अमाउंट है, 2 लाख नहीं है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा भी नहीं, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई थी कि 2 लाख का है, फिर भी उसको 1.5 लाख लग रहा था। यहाँ पे दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज यहाँ पे एक ही पार्टी ने गलती करी है, यहाँ पे ए ने ही गलती करी है, ओके सेक्शन 20 में एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड तभी डिक्लेयर करवा सकते हो जब दोनों की दोनों पार्टीज ने कोई गलती करी हो, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी की गलती है, एंड दैट इज व्हाई इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कराओगे और ए को जो है 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ओके अब हम आते हैं इसकी इलस्ट्रेशन के ऊपर। इसका ए पार्ट ये बोलता है दैट ए एग्रीज टू सेल टू बी a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. It turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and goods lost. Neither party was aware of these facts. The agreement is void. तो वही वाला एग्जांपल हमने इसमें भी डिस्कस किया है कि जिस शिप में कार्गो जाने वाला था वो शिप ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो शिप ही खराब हो गई, ओके सो हियर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, ओके अब हम आते हैं इसके बी पे। ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हाउस, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, दो नीदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी कि घोड़ा जो है, जिस घोड़े को बेचने की बात हो रही है, वो घोड़ा एग्रीमेंट से पहले ही मारा, लाइक ही वाज डेड, तो एक डेड घोड़े की आप कैसे सेल कर सकते हो? दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज दोनों ही पार्टीज को इसके बारे में पता ही नहीं था। अब हम आते सी पे। ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर लाइफ एट बी, एस्टेट फॉर लाइफ ऑफ बी एग्रीज टू सेल इट टू सी। बी वाज डेड at the time of making the agreement, but both the parties were ignorant of this fact. The agreement is void. Okay, तो C क्या बोलता है कि A जो है ना,
उसके पास ये राइट था, ए के पास ये राइट था कि वो एक प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है, तब तक बिकवा सकता है उस प्रॉपर्टी को वो जब तक बी जिंदा है। ओके, लेकिन जब बी मर जाएगा तब ए के पास कोई राइट नहीं उस प्रॉपर्टी को बिकवाने का। ओके, अब ए ने सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस घर को मैं आपको बेच देता हूँ, लेकिन उस टाइम पे बी मर चुका था और ना ही ए को इस चीज के बारे में पता था, ना ही सी को कि बी वॉज डेड। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट हो सकता है? दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज बी वॉज डेड। अब ए के पास अथॉरिटी ही नहीं है उस घर को बेचने के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 21 पे। ये बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ। आपको ये रूल याद रखना है दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर दोनों साइड से हो रही है, दोनों पार्टीज अगर मिस्टेक कर रही है, तब वो वॉइड हो जाएगा सेक्शन 20 में। बट अगर दोनों पार्टीज को किसी लॉ के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक है, किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन को लेकर के कोई मिस्टेक है, उनको समझ नहीं है किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन, एंड उस बेसिस पे उन्होंने गलत कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है, ओके, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट आप वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। ओके, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है बट मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हो सकता। ओके, यही चीज सेक्शन नंबर 21 बोलता है। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. The contract is not voidable. Okay, अब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लिमिटेशन एक्ट के किसी प्रोविजन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन थी, जिस बेसिस पे उनको लग रहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार्ड है। उनको एक गलती से लग रहा था बट वो नहीं था बार्ड। ओके, यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है ये वॉइडेबल आप डिक्लेयर नहीं करवा सकते बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 21 बोलता है।